चलिए, कल हमने स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। सबसे पहले हमने इसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ा। चार्जिंग सेक्शन में हमने क्या पढ़ा? कंडीशंस, हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल होने की कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, एसएससी उसका ऑनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, एसएससी उसको अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं कर रहा होना चाहिए। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन 22 में ये कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। हाँ, कल के क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? हाँ बोलिए। अनरियलाइज रेंट वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ये पढ़ना हमें बाकी है। ये डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तब मैं पूरा डिटेल में ये पॉइंट समझाऊंगा। अभी मैंने ये पॉइंट स्किप किया है, इसका अलग से क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रॉस एनुअल वैल्यू वाला वापस मतलब वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आई वो वापस बताना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप हाथों हाथ पूछ लीजिए ताकि उस पर डिपेंडेंट आगे और कंसेप्ट होंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे उस पे जो बात चलेगी उसी पर ही डिपेंडेंट बातें आगे चलेंगी, तो आपके समझ नहीं आएगा तब। इसलिए जैसे ही डाउट हो पूछ लीजिए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनका कहना है कैसे निकाली हमने, तो शुरू से बात करते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फेयर रेंट हमें चाहिएगा। सबसे पहले हमें फेयर रेंट चाहिए। फेयर रेंट क्या होता है? रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड, मतलब रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। फेयर रेंट है हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी। वो है हमारे पास। दोनों में से जो ज्यादा वाला बड़ा वाला अमाउंट है वो हम ले लेंगे, उसको बोलेंगे जेड वैल्यू। जेड वैल्यू आने के बाद उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो उससे कंपेयर किया। कंपेयर करते वक्त क्या करना है? हायर लेना है या विच एवर इज लेस लेना है? विच एवर इज लेस क्यों लेना है? क्यों लेना है? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट, इससे ज्यादा ले नहीं सकते। इसलिए जब हम जेड वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो भी कम होगा विच एवर इज लेस वो लिया जाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। उस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट है तो एक्चुअल रेंट हमारे पास होगा ही, तो एक्चुअल रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया जाएगा और ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो सबसे खास बात यही है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर इस टेबल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्चुअल रेंट नहीं है, वो सिर्फ डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में ही होगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकंड, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर एक्चुअल रेंट कम है तो हम देखेंगे, और कम सिचुएशन नंबर या हम कहें रॉ नंबर 3, रॉ नंबर 4 कम है एक्चुअल रेंट। रॉ नंबर 3 क्या बोलती है? एक्चुअल रेंट कम क्यों है? ड्यू टू वैकेंसी। प्रॉपर्टी कुछ टाइम पीरियड के लिए वैकेंट रही, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट अगर कम हुआ तो गवर्नमेंट वैकेंसी की छूट देती है। इसको हम एक तरीके से वैकेंसी की छूट या ज्यादा फॉर्मल वर्ड हम यूज करें तो बोल सकते हैं वैकेंसी अलाउंस देती है, वैकेंसी की छूट देती है। और एक्चुअल रेंट अगर कम है वैकेंसी की वजह से तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
लेकिन अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी सेल्फ ऑक्यूपेशन की वजह से, वो प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं थी, एसएससी ने जब वो वैकेंट थी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया था, या तो ये रीजन हो या और कोई रीजन हो। और कोई रीजन में मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आप अपने किसी रिलेटिव या नॉन पर्सन को मकान दे रहे हैं किराए पर और उससे किराया कम चार्ज कर रहे हैं, तो एक्चुअल रेंट उस रीजन की वजह से अगर कम हो तो उसको हम कवर कर लेंगे अदर रीजन में। तो या तो एसओपी होने की वजह से एक्चुअल रेंट कम हो या अदर रीजन की वजह से कम हो, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। मतलब हमने सिर्फ वैकेंसी को ही इंपॉर्टेंट माना और एक्चुअल रेंट कम था तब भी हमने एक्चुअल रेंट ले लिया, बट वैकेंसी के अलावा और कोई रीजन हम जेन्युइन मानते ही नहीं है, तो उस केस में बड़ा वाला अमाउंट रॉ नंबर 4 में बड़ा अमाउंट क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट, तो वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये कंपेयर इस तरीके से हमने किया और हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब ये टेबल देख के आपको, हाँ बोलिए, और कुछ डाउट? ये टेबल देख के क्या लगता है कि ये सारी 4 सिचुएशन हैं आपके सामने, इन 4 सिचुएशंस में से क्या ऐसा हो सकता है कि 2 सिचुएशंस या 3 सिचुएशन या चारों सिचुएशन एक साथ अप्लाई हो रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, जब सिचुएशन रॉ नंबर 1 होगी, सिचुएशन नंबर 1 होगी, तब और कोई सिचुएशन लग नहीं सकती। जब सिचुएशन नंबर 2 सामने है तब सिचुएशन नंबर 1 नहीं लग सकती, सिचुएशन नंबर 3 और 4 भी नहीं लग सकती। क्या ठीक कह रहा हूं? क्योंकि सिचुएशन नंबर 2 क्या बोल रही है? एक्चुअल रेंट ज्यादा है, तो फिर वो रॉ नंबर 4 और 3 तो लगेगी नहीं क्योंकि उसमें एक्चुअल रेंट कम है। तो मतलब जब रॉ नंबर 2 लगेगी तो रॉ नंबर 3 और 4 नहीं लगेगी, और ये तो इंप्लाइड है कि रॉ नंबर 1 तो लगेगी नहीं। इसका मतलब रॉ नंबर 1 इंडिपेंडेंटली लगती है, रॉ नंबर 2 इंडिपेंडेंटली लगती है। जब ये लगती है तो और कोई रॉ नहीं लगती। लेकिन सोच के बताना, क्या रॉ नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप दिमाग से सोचिएगा, रॉ नंबर 3 और रॉ नंबर 4 क्या साथ साथ लग सकती है? मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या जहां रॉ नंबर 2 भी लग रही, रॉ नंबर 3 भी लग रही है और रॉ नंबर 4 भी लग रही है। मतलब एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से भी कम है और अदर रीजन की वजह से भी कम है। 3 महीने प्रॉपर्टी वैकेंट रही, बाकी मतलब प्रॉपर्टी वैसे 6 महीने खाली थी, 6 महीने में से 3 महीने तो वैकेंट थी और 3 महीने उसको एसओपी कर लिया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखने को मिले जहां पर रॉ नंबर 2 और नहीं, रॉ नंबर 3 और रॉ नंबर 4 साथ साथ लग रही हो? क्या ऐसा हो सकता है? मेरे कहने का मतलब ये, मैं दोबारा बात रिपीट दूसरे वर्ड्स से समझाता हूं, एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से भी कम है, एक्चुअल रेंट अदर रीजन की वजह से भी कम है। दोनों रॉ नंबर 3 एंड रॉ नंबर 4 साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रही है, एक साथ लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? रॉ नंबर 3 बोलती है एक्चुअल रेंट लो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। रॉ नंबर 4 बोलती है एक्सपेक्टेड रेंट लो। समझे? तो क्या लेंगे? कंफ्यूजन पैदा हो गया अब तो। रॉ नंबर 3 बोलती है आपको कि एक्चुअल रेंट लो, रॉ नंबर 4 बोलती है एक्सपेक्टेड रेंट लो।
जब दोनों ही सिचुएशन साथ साथ हो गई, रॉ नंबर 3 रॉ नंबर 4 साथ साथ लग गई, तो उसमें क्या लेंगे हम? एसओपी एक भी दिन हो जाए तो उसे लेट आउट मानते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल रेंट कम है। अगर अदर रीजन की वजह से हो तो, मतलब इस सिचुएशन का जवाब दीजिए, आपका एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से भी कम है और अदर रीजन की वजह से भी कम है। जितने टाइम वैकेंट रहा, इनका कहना है उतने टाइम के लिए हम थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, मतलब उसको वैकेंसी की छूट देंगे। रॉ नंबर 3 क्या बोलती है? अगर वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम है तो एक्चुअल रेंट ले लिया जाएगा। इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है? वैकेंसी की छूट दी जाएगी उसको, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट सिचुएशन लिखे तो हमें उससे अपनी तरफ से मीनिंग निकाल लें कि गवर्नमेंट क्या करवाना चाह रही है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? वैकेंसी की छूट है, फिर एक्चुअल रेंट ले लो, ठीक है। इनका कहना था जितने पीरियड तक वैकेंसी रही है उतने पीरियड तक तो वैकेंसी की छूट मिलेगी, सही है। फिर अदर रीजन की वजह से भी कम है तो उसका इफेक्ट कैसे देंगे? आज हम ये कंबाइंड सिचुएशन भी करने वाले हैं जहां पर रॉ नंबर 3 और रॉ नंबर 4 साथ साथ लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल केस होगा बट ऐसा हो सकता है, तो हमें तो प्रैक्टिकल लाइफ वाली सिचुएशन ही सॉल्व करती है। सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है तो हमें तो वैसे समझना ही है, उस पर आज हम बात करेंगे। एक चीज मैं बता चुका हूं पहले ही कि एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लिया जाएगा पूरे, और जो एक्चुअल रेंट है वो एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लिया जाएगा। फिर ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट को अभी हमने पेंडिंग रखा है। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता है किस में से? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। तब जाकर क्या आता है? नेट एनुअल वैल्यू तब आती है, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लेस होगा। कंडीशंस क्या है? म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, पेड बाय ऑनर एसएससी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके। एसओपी एनओपी अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या लोगे? नील। सेक्शन क्या है? सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2, एनुअल वैल्यू नील लेंगे। अच्छा, आप मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज को एसओपी एनओपी बता सकते हो? मैक्सिमम 2, ठीक है। अब एक बात बताइए, इंडिविजुअल और एचयूएफ बोल सकते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है, इसकी एनुअल वैल्यू नील लो। बट एक बात बताइए, कंपनी बोल सकती है क्या कि ये प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें हम रहते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब एसओपी एनओपी का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही क्लेम कर सकते हैं, अदर एसएससी नहीं। तो ये बात नोट में दे रखी है आपको यहां पर। एसओपी एनओपी बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये उसका एनुअल वैल्यू नील ले पाते हैं, वो बेनिफिट है कि नहीं है? नहीं तो गवर्नमेंट टैक्सेबल कर देती तो दिक्कत हो जाती। तो एसओपी एनओपी बेनिफिट मतलब एनुअल वैल्यू नील ले रहे हैं, वो बेनिफिट है। तो इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अप टू 2 एसओपी एनओपी। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? 2 एसओपी और 2 एनओपी, टोटल 4 हो जाएंगे क्या? या एसओपी हो चाहे एनओपी हो, दोनों मिला के ही 2 है, मिला के ही 2 है। मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके हो सकते हैं? या तो आपके 2 एसओपी हो सकती है, 2 एनओपी हो सकती है, 1 एसओपी हो सकती है, 1 एनओपी हो सकती है। आपका काउंट 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? ऐसा भी हो सकता है
एक एसओपी एक एनओपी, बट दोनों मिला के 2 से ज्यादा हम एसओपी एनओपी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता है। अदर एसएससी क्लेम नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी हमारी एसओपी एनओपी है, इसकी एनुअल वैल्यू निल मानो, वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में रेस्ट्रिक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा? एक दिन के लिए भी प्रॉपर्टी लेट आउट हुई तो आवाज ही नहीं आ रही है। अगर एक दिन के लिए भी एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी लेट आउट हुई तो उसको एलओपी मानेंगे, मतलब वो प्रॉपर्टी अपना एसओपी एनओपी करेक्टर खो देगी और उसे लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन कहां जाके करनी होगी? सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में जाके करनी होगी। ठीक है, फिर सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 पढ़ा आपने, उसमें डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बताया गया। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया? 2 से ऊपर अगर एसएससी के पास एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? जो एक्सेस वाली है उसे डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। अच्छा, डीम टू बी लेट आउट मानने का इफेक्ट क्या पड़ेगा? 23 सबसेक्शन 1 में उनकी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि उन्हें लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। और उस केस में क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में एक्चुअल रेंट इज ऑलवेज मिसिंग। हम तो उसको जबरदस्ती लेट आउट मान रहे हैं, वो लेट आउट हो थोड़ी ना गई है। तो उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारे पास होगा, एक्चुअल रेंट नहीं होगा। तो उस टेबल की कौन सी रॉ लग जाएगी? रॉ नंबर 1 लग जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन का ये सेट आपको मिल चुका है, 1-2 दिन के अंदर आपको बुक मिल जाएगी, बट तब तक अपना काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। कोर्स लेंथी है तो हमें स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। Mr. P owns 6 houses in जयपुर। 6 मकान है उसके। अब बताइए, 6 मकान है उसके पास, क्या करें? अब बताइए, 6 मकान है उसके पास। देखो, सबका कहना है 2 एसओपी एनओपी मान लूं, बाकी डीएलओपी हो गई। यस, बिल्कुल सही। देखिए, क्वेश्चन में आपको सारे मकानों का एक्चुअल रेंट दे रखा है, सारे मकानों को दे रखा है। तो इसका मतलब इशू ये है ही नहीं कि 2 एसओपी मानो बाकी सब डीएलओपी। ये सब क्या है? सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या है? एक्चुअली लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्यों? हमें सारी प्रॉपर्टीज का एक्चुअल रेंट दे रखा है। अब देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में देखते हैं हम। आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 20,000, फेयर रेंट दे रखा है 25,000। क्या लोगे? हायर, विचएवर इज हायर, उसको क्या बोलोगे? जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू आ गई आपकी 25,000। जेड वैल्यू के बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं जेड वैल्यू को, बट स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड रेंट उस स्टेट में लगता है जहां पर वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल एक्ट पास किया हो। तो हर स्टेट में तो रेंट कंट्रोल एक्ट पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं हुआ है। तो क्या होगा? जेड वैल्यू ही बन जाएगी क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। तो चूंकि स्टैंडर्ड रेट मिसिंग है तो बन जाएगी जेड वैल्यू ही
एक्सपेक्टेड रेंट। मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसे करोगे क्या कि इन दोनों में से विच एवर लेस लेना होता है, तो विच एवर लेस तो ये है, तो मैं तो एक्सपेक्टेड रेंट 0 करता हूं। ऐसे करोगे क्या? तो इस तरीके से नहीं होगा। क्या होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट अप्लीकेबल ही नहीं है, तो उस केस में Z वैल्यू ही बन जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट आपके सामने दे रखा है, और एक्चुअल रेंट के पास में वर्ड एक और दे रखा है आपको, ये एनुअल है। ये एनुअल है मतलब 12 महीने का है। 12 महीने का है, इट मीन्स वैकेंसी नहीं है। बोलो, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट दे रखा है, तो अब एक्चुअल रेंट हम देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड रेंट्स कम है। क्या करें? क्यों कम है? वैकेंसी है क्या? बोलो। अदर रीजन की वजह से कम है। तो क्या ले? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बनेगा? एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ आ गई बात? अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 25,000, फेयर रेंट 30,000। जेड वैल्यू क्या होगी? विच एवर इज हायर 30,000। अब स्टैंडर्ड रेंट है 25,000, तो जेड वैल्यू 30,000, स्टैंडर्ड रेंट 25,000, विच एवर इज लेस। तो 25,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट दे रखा है कितना? 36,000। टेबल की कौन सी रो लग रही है? सेकंड। एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो क्या लेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट मतलब 36,000। समझ आ रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 3, आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है 34,000 और फेयर रेंट है 40,000। विच एवर इज हायर वो कहलाएगा जेड वैल्यू, तो जेड वैल्यू हो गया 40,000। स्टैंडर्ड रेंट है 45,000। क्या लूं? विच एवर इज लेस होगा 40,000। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्चुअल रेंट 48,000 है, ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से। सेकेंड ड्रॉ लगी, एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज का मैंने करा दिया है, बाकी का 3 प्रॉपर्टीज का आपको करना है। तो इस तरीके से कंपेयर करना समझ आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जेड ओन्स 3 हाउसेज इन दिल्ली, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। हाउस 1 में आपके 2 यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स कितनी है? 2। हाउस 1 में 1 ही है, और हाउस 3 में 3 यूनिट्स हैं, इक्वल साइज के, बराबर इक्वल। एक मकान के अंदर 3 यूनिट्स हो सकती है क्या? आप बोलोगे ये यूनिट्स क्या होता है? कई बार मकान इस तरीके से बनाया जाता है, मान लो मकान एक ही है, लेकिन उसके 3 अलग पोर्शन इस तरीके से बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कराया गया है कि मैं अगर उसके अंदर 3 किराएदार अलग अलग बैठाना चाहूं तो बैठा सकता हूं। मतलब वो 3 इक्वल साइज की यूनिट्स हो गई, ताकि मैं 3 अलग पार्टीज को सेपरेटली लेट आउट कर सकूं। तो 3 यूनिट्स हैं उसमें। आपको सारे मकानों की म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है। ये पूरे मकान का है या यूनिट वाइज है? यूनिट वाइज है क्या? कुछ नहीं बोला है कि यूनिट वाइज है या पूरे मकान का, कुछ नहीं बोला है। क्या करूं? पूरे मकान का मानूंगा। लेकिन
रेंट पर यूनिट पर एनम दे रखा है, मतलब ये 1 यूनिट का है। पर यूनिट का बोला ना, तो ये 1 यूनिट का है। ठीक है, तो चलो मैं हाउस 1 का करता हूं। हाउस 1 का फेयर रेंट कितना है? 140। म्यूनिसिपल वैल्यू 1,10,000। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर हो गया मेरा 140। जेड वैल्यू हो गया ये। स्टैंडर्ड रेंट यहां पर सही करिए आप, 1 लाख, यहां करेक्शन है 1,30,000। 1,30,000 स्टैंडर्ड रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या करूं, चेंज होगा कि नहीं? 130 होगा, यहां पर 130 होगा। अब एक्चुअल रेंट मेरा क्या है? एक्चुअल रेंट 70,000 है, बट ये पर यूनिट है। और इस रेजिडेंशियल हाउस में कितनी यूनिट्स है? 2। तो टोटल एक्चुअल रेंट कितना हो गया? 1,40,000। तो एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बनेगा? पूरा 1,40,000। और म्युनिसिपल टैक्स भी दे रखा है 14,000 है, बट ये ड्यू है, पेड नहीं हुआ है, तो क्या डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ड्यू नॉट अलाउड। तो पूरा का पूरा हो गया नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर? फिर हाउस सेकंड में आते हैं। हाउस सेकंड में तो एक ही यूनिट है। म्युनिसिपल वैल्यू है 73,000, फेयर रेंट 76, विच एवर इज हायर, जेड वैल्यू हो गई 76,000। और स्टैंडर्ड रेंट 80,000, विच एवर इज लेस, 76,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है? 85,000। तो एक्चुअल रेंट ज्यादा है क्या? हाँ, एक्चुअल रेंट ज्यादा है, तो एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, हाउस सेकंड का म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है। कैसे बोल रहे हैं? ₹8,000 फॉर द लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर। वो लास्ट ईयर का 8,000 है, बट वो पेड इस साल हुआ है, तो क्या साल डिडक्शन मिल जाएगा? मिल जाएगा। एंड 9,000 ऑफ करंट ईयर ड्यू है, नॉट पेड है, इसका नहीं मिलेगा। तो इस साल कितने अमाउंट के म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा? 8,000 का ही मिलेगा। ठीक है, करंट ईयर वाला ड्यू है 9,000, उसका नहीं मिलेगा। 8,000 जो पास्ट ईयर का था वो इस साल पे हुआ है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेट एनुअल वैल्यू आ गई। फिर हाउस 3, हाउस 3 की म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 दे रखी है, फिर रेंट 75,000, विच एवर इज हायर 75,000, वो हो गया मेरा जेड वैल्यू। जेड वैल्यू 75,000। मेरा स्टैंडर्ड रेंट है 72,000, तो 72,000 क्या करूं अब? विच एवर इज लेस करूं या हायर? विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस क्या आया? 72,000, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। अब एक्चुअल रेंट दे रखा है, कितना है? 22,000, बट इस मकान में कितनी यूनिट्स हैं? 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से, कितना हो गया? 66,000। एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो क्यों कम है? रीजन क्या? वैकेंसी है? नहीं, तो क्यों कम है? अदर रीजन। अदर रीजन की वजह से कम है एक्चुअल रेंट, तो क्या लेते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर म्युनिसिपल टैक्स की डिटेल दे रखी है 62,000। इसमें बोला है कि इट इंक्लूड्स 53,000 पेड एज एडवांस फॉर द नेक्स्ट 9 years।
कि नेक्स्ट 9 इयर्स का भी एडवांस के तौर पर 53,000 है, वो भी इस 62,000 में इंक्लूडेड है, तो बाकी का करंट ईयर का होगा। तो बताइए कितना डिडक्शन मिलना चाहिए? आपने इस साल क्या पे किया? 62,000। क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है, तो चाहे वो पास्ट ईयर का है, चाहे करंट ईयर का है, चाहे फ्यूचर ईयर का है, जितना भी एक्चुअली पेड अभी हुआ है वो सारा का सारा अभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। तो सारा लेस कर दें 62,000, नेट एनुअल वैल्यू आ गई 10,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में म्युनिसिपल वैल्यू है 80,000, फेयर रेंट है 1,35,000। क्या लूं? जेड वैल्यू 1,35,000 हायर ले लूं। स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 दे रखा है। क्या लेना है? विच एवर इज लेस वाला लेना है। तो वो हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट के बारे में आगे क्या दे रखा है? द हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट प्रॉपर्टी है और 12,000 पर मंथ रेंट है, लेकिन ये वैकेंट रही है 1 महीना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22। तो 21-22 में ये प्रॉपर्टी 1 महीना वैकेंट रही है। मैंने आपको कहा था कि एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है वो पूरे 12 महीने का लेना है, और एक्चुअल रेंट कितने महीने का लेना है? एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेना है। तो 12,000 1 महीने का, 1 महीना वैकेंसी रही है, तो एक्चुअल रेंट कितने महीने का लूं? मतलब एक्चुअली लेट आउट पीरियड कितना हुआ? फिर 11 महीने। 11 महीने हुआ तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्चुअल रेंट हो गया मेरा 1,32,000। 1,32,000 मेरा एक्चुअल रेंट है। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो गया। एक्चुअल रेंट ज्यादा है वैकेंसी के बावजूद। वैकेंसी है क्या आपके? बोलो। वैकेंसी है? यस वैकेंसी है, बट क्या एक्चुअल रेंट कम है क्या वैकेंसी की वजह से? ज्यादा ही है। इवन इफ वैकेंसी के बावजूद एक्चुअल रेंट ज्यादा है। बताओ टेबल की कौन सी वाली रॉ लगेगी? सेकंड या थर्ड? सेकंड। थर्ड तब लगती है जब वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम हो। और रॉ नंबर 2 उस केस में भी लग सकती है, भले ही वैकेंसी हो बट एक्चुअल रेंट ज्यादा है, तो एक्चुअल रेंट ही बनेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए इस केस में एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गया, क्योंकि यहां हमारे क्या लगी? रॉ नंबर 2 लगी। रॉ नंबर 2 लगी। एक्चुअल रेंट ज्यादा ही था वैकेंसी के बावजूद, तो रॉ नंबर 2 लगी। एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे बोला म्युनिसिपल टैक्स पेड हो चुके हैं 25,000, तो लेस हो जाएंगे, डिडक्शन मिल जाएगा, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा था इवन इफ वैकेंसी। तो क्या लेना है? एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है तो रॉ नंबर 2 ही लगी और एक्चुअल रेंट बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक बहुत खास बात आएगी। आप खुद आइडेंटिफाई करके मेरे को बताओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करके बताओगे तो मैं बताने के लिए हूं ही। जरूरी नहीं है कि आप
पहली बार में सब कुछ बता पाए। सब्जेक्ट पर ग्रिप आते आते आएगी, पहले दिन से किसको सब आता है। ठीक है, चलिए। तो फेयर रेंट इस हाउस प्रॉपर्टी का है 3,60,000, म्यूनिसिपल वैल्यू है 3,20,000। मैं इसको यहां लिख देता हूं। फेयर रेंट कितना है 3,60,000। फिर म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 3,20,000। तो जेड वैल्यू क्या होगी हायर 3,60,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे को स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है, कितना है 4,20,000। तो स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 4,20,000। तो क्या आएगा, आप कंपैरिजन से क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा या ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। क्या होगा एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लेस हो, लेस क्या है 3,60,000। अब ढंग से समझना, मैं बातों बातों में आपको उलझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अलर्ट रहना। अब एक्चुअल रेंट दे रखा है प्रॉपर्टी का 27,500। तो एक्चुअल रेंट दे रखा है मेरे को, एक्चुअल रेंट दे रखा है 27,500। ठीक है। तो एक्चुअल रेंट 20, ये एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेना होता है क्या? तो मेरे को दे रखा है कि ये प्रॉपर्टी तो वैकेंट रही है 3 महीना, तो एक्चुअल रेंट कितने महीने का लूं, 9 मंथ्स का ले लूं। तो एक्चुअल रेंट मैं ले रहा हूं 9 मंथ्स। कितना आया 247,500। अब खेल शुरू होता है। अब इसका कंपैरिजन करके आपको क्या निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। अब बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। वैकेंसी का आपको बोल दिया, आप मन ही मन आपको अश्योरेंस मिला वैकेंसी है, और एक्चुअल रेंट मेरे को दिख रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, कम है। एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है दिख रहा है, तो क्या ले लूं मैं, एक्चुअल रेंट ले लूं। ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं 247,500 ले लूंगा। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। वैकेंसी का तो चला के बोलेंगे, लेकिन कुछ बातें मुझे अपनी खोपड़ी यूज करनी है, नहीं तो फिर सीए किस बात के। लोग जैसे घुमाए वैसे घूमते थोड़ा ना जाना है, अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल करना है। सीए किस बात के फिर। तो इसमें कंपैरिजन करते हैं। देखिए एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का है। जो बातें अब मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का है। एक्सपेक्टेड रेंट कितने पीरियड का है बोलो, 12 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का है तो मतलब ये 12 महीने का है, तो ये 1 महीने का कितना था, 1 महीने का निकालना आ सकता है आपको। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो 30,000। अब मेरे को सामने दिख रहा है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का है, एक्चुअल रेंट 9 महीने का है। 3 महीने की तो वैकेंसी थी, लेकिन वैकेंसी तो क्वेश्चन में भी बोल रखा था, खास बात तो कोई है नहीं, उधर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। अब एक बात बताना, एक सवाल का
जवाब दो कि आपको दिख रहा है कि एक्चुअल रेंट तो ऐसे ही कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। मैं तो इसको पर मंथ बेसिस पर लेकर आ गया, ये एक एक महीने के सामने आ गए हमारे पास, एक एक महीने के ही है। तो क्या मैं दिख नहीं रहा है क्या कि एक्चुअल रेंट अदर रीजन की वजह से भी कम है? बोलो, एक्चुअल रेंट अदर रीजन की वजह से भी कम है और वैकेंसी की वजह से भी कम है। बोलो, मतलब कंबाइंड केस है ये, जहां पर रॉ नंबर 3 भी लग रही है और 4 भी लग रही है। कंबाइंड केस, एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से भी कम है और अदर रीजन की वजह से भी कम है। वैकेंसी के बारे में तो क्लियर बोल देते हैं, लेकिन अदर रीजन तो खुद को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? उसका जवाब यह है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को पर मंथ बेसिस पे लाओ और फिर कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करने के लिए दोनों कंपेरेबल बेसिस पे भी तो होने चाहिए, ठीक है? तो दोनों कंपैरिजन हम तब कर पाएंगे जब दोनों पर मंथ बेसिस पे होंगे, ठीक है? तो पर मंथ बेसिस पर लाने के बाद पता पड़ा कि एक्चुअल रेंट तो अदर रीजन की वजह से भी कम है। अब एक दिक्कत आती है मेरे सामने कि रॉ नंबर 3 जो मेरी थी वो बोलती है एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से वैकेंसी की वजह से, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या ले? एक्चुअल रेंट ले। लेकिन रॉ नंबर 4 जो हमने टेबल में पढ़ी थी वो क्या बोलती है? एक्चुअल रेंट कम हो अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू अदर रीजन, तो क्या लेना? एक्सपेक्टेड रेंट लेना है। बट ये तो कंबाइंड केस हुई गवाह, तो अब क्या करें? क्या लूं? अगर ये बात मानता हूं तो एक्चुअल रेंट लेना है, ये बात मानता हूं तो एक्सपेक्टेड रेंट लेना है, क्या लूं? कंफ्यूजन हो गया ये तो, अब कश्मकश वाली सिचुएशन आ गई, क्या लें? तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे बताता हूं। डायरेक्ट तरीका क्या है? डायरेक्ट तरीका यह है कि मैंने किराएदार से कम लिया, वो मेरा रिलेटिव था, अदर रीजन। लेना कितना था? 30,000 लेना था, उससे मैंने कितना लिया? 27,500। क्या लेना था? 30,000। तो मेरा अमाउंट सही नहीं है, इसको मैं सही वाला लूं तो कौन सा लूं? ये वाला। और वैकेंसी की तो छूट मिलती है ना, गवर्नमेंट मना थोड़ी ना करती है। तो 3 महीने का नहीं लूं तो चलेगा, तो 9 महीने का ही लूं। इसका मतलब अमाउंट ये सही है, पीरियड ये सही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। बोलो, डायरेक्ट तरीका। तो उस केस में मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? 30,000। जो सही अमाउंट है वो लेना है और जो सही पीरियड है वो लेना है। मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 247,500 नहीं होगी, कितनी होगी? डायरेक्ट वाला तरीका समझ आ गया? बोलो। तो इस तरीके से भी दिमाग लगाना है, ठीक है? सीए बनने जा रहे हो, जनरल पब्लिक से हटके हैं अपन लोग, इस तरीके से दिमाग लगाना है। बस जैसे बोल दिया किसी ने, वो बातों में घूम नहीं जाना है।
अपनी तरफ से हमने ढूंढा, वैकेंसी तो बोल दिया क्वेश्चन में हमको, तो वो तो हमें पता पड़ गया। कहने का मतलब वैकेंसी इज द अपेरेंट रीजन, बट जो अपेरेंट नहीं है वो हमने खुद ढूंढा। कैसे ढूंढा? हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को पर मंथ बेसिस पर लेकर आ गए, फिर हमने कंपैरिजन किया, तब पता पड़ा एक्चुअल रेंट तो अदर रीजन की वजह से भी कम है। तो एक्चुअल रेंट दो रीजन की वजह से कम हुआ, वैकेंसी और अदर रीजन। मतलब हमारे रॉ नंबर 3 एंड रॉ नंबर 4 साथ साथ लग गई। रॉ नंबर 3 और रॉ नंबर 4 साथ साथ लग गई। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करें बताइए। डायरेक्ट तरीका हमने अप्लाई कर दिया। अमाउंट जो लेना था, हमें कितना लेना था? 27,500 नहीं लेना था, 30,000 लेना था। तो वो अमाउंट हमने सही वाला ले लिया। पीरियड क्या लेना है? 12 महीना या 9 महीना? 12 महीने ले लेता तो क्या हो जाता, मतलब वैकेंसी की छूट नहीं है मुझे, तो वैकेंसी की तो छूट मिलती है ना, तो 9 महीना लूं। तो मैंने 30,000 जो सही अमाउंट है वो ले लिया, और जो पीरियड सही है वो ले लिया। तो ये था डायरेक्ट तरीका, ये समझ आ गया। अब एक इनडायरेक्ट तरीका और बताते हैं आपको, एक इनडायरेक्ट तरीका और बताते हैं। उसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। क्यों? मेरे को सिचुएशन को जस्टिफाई करना है। क्यों? लोग क्या बोलेंगे, आपने डायरेक्ट कैसे कर लिया, इतना जल्दी तो हमको समझ नहीं आता। आप अपनी बात को जैसे आपने लिखा है उस तरीके से जस्टिफाई करो, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। आपने जो लिखा था ये दोनों बातों को जस्टिफाई करके बताओ ना। तो एक्चुअल रेंट अदर रीजन की वजह से कम है। अदर रीजन हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमने अदर रीजन जब अप्लाई किया तो अदर रीजन क्या बोलता है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट लिया जाए, अदर रीजन है, तो पहले रॉ नंबर 4 लगा रहा हूं मैं, और क्या ले लूं मैं, एक्सपेक्टेड रेंट, वो ले लिया मैंने, तो वो हो गया 3,60,000 ले लिया। लेकिन ये तो पूरे 12 महीने का अमाउंट है। गवर्नमेंट वैकेंसी की छूट देती है कि नहीं? वैकेंसी की छूट देती है। देखो यहां पर मैंने 3,60,000 लिखा, तो क्या मतलब, मैंने रॉ नंबर 4 का इफेक्ट दे दिया कि नहीं दिया? दे दिया, बोलो, दे दिया। एक्सपेक्टेड रेंट ले लिया, मतलब क्या, मैंने रॉ नंबर 4 का इफेक्ट दे दिया। अब रॉ नंबर 3 का इफेक्ट देना बाकी है। रॉ नंबर 3 बोलती है कि आपको वैकेंसी की छूट अलाउ होती है, वैकेंसी को जेन्युइन रीजन माना जाता है, वैकेंसी की छूट मिलती है, तो ठीक है, वैकेंसी की छूट लेस करते हैं, लेस वैकेंसी अलाउंस, वैकेंसी अलाउंस, वैकेंसी अलाउंस। कितने महीने प्रॉपर्टी वैकेंट रही? 3 महीने, तो 3/12 90,000। तो मैंने अगर ऐसा कर दिया, वैकेंसी की छूट दे दी, तो क्या मैंने रॉ नंबर 3 का भी इफेक्ट दे दिया कि नहीं? दिया कि नहीं, बोलो? दे दिया। इसका मतलब मैंने दोनों रॉ अप्लाई कर दी हैं। कितना आ रहा है अब? 2,70,000। तो इसको अब नाम क्या दें? इसको हम नाम दे देते हैं एडजस्टेड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो भी है लेस हो जाएगा और नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या था? म्युनिसिपल टैक्स पेड हो गया क्या? 20,000 है, ठीक है, तो 20,000 लेस कर देता हूं
और नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी मेरी 2,50,000। बात समझ आ गई? तो ये लंबा प्रोसीजर है। लंबा प्रोसीजर मेरे को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि मैंने दोनों रॉ अप्लाई की हैं, उनका इफेक्ट दिया है। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहूं कर सकता था। सही वाला अमाउंट 30,000, महीने सही 9 महीने, तो वो डायरेक्ट भी आ ही रहा था। बात समझे कि नहीं? मतलब अब से जो भी क्वेश्चन करोगे आप इसमें, इस चैप्टर में, तो आपको क्या काम करना होगा? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को पर मंथ बेसिस पे लाकर भी चेक करना होगा। उससे आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअल रेंट अगर अदर रीजन की वजह से कम है या नहीं, तब जाके पता पड़ेगा। वैकेंसी का तो क्वेश्चन में बोल देते हैं, अदर रीजन का नहीं बोलते। तो वो हमें कैसे पता पड़ेगा? जब हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को पर मंथ बेसिस पर लाएंगे। समझ आ गई बात? चलिए, अब तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए होमवर्क में। अब आ जाइए मेन चैप्टर में, मेन बुक का पार्ट। एक छोटी सी बात बताइए, एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक मकान खरीदा। प्रॉपर्टी डीलर के लिए वो मकान स्टॉक इन ट्रेड हुआ कि नहीं? स्टॉक इन ट्रेड है। वो उस मकान को बेचने का इंटेंशन है, उसने खरीदा है बेचने के लिए, ये उसका स्टॉक है। अब उस प्रॉपर्टी डीलर के पास पहले से मान लो 2 एसओपी हाउस हैं। ये थर्ड उसने परचेज किया है आगे बेचने के लिए, ये थर्ड वाला उसका स्टॉक इन ट्रेड है। अब गवर्नमेंट उसको क्या बोलेगी कि तुम्हारे पास पहले से 2 मकान है, वो एसओपी एनओपी हो गया, उसकी एनुअल वैल्यू निल। ये तीसरा मकान हम क्या मान लेंगे? डीएलओपी। मतलब एक प्रॉपर्टी डीलर को दिक्कत हो जाएगी। अब ये तीसरा वाला मकान उसका स्टॉक है, लेकिन गवर्नमेंट उसको डीएलओपी मान लेगी। डीएलओपी मान लेगी तो क्या दिक्कत होगी? उसका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन एज इफ एलओपी होती है। मतलब उस मकान से उसको कुछ किराया नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी डीलर्स को दिक्कत होगी। मतलब हमने देखा कि डीएलओपी वाली सिचुएशन तो ऐसी है जहां पर प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट नहीं होती, गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेंट को नोशनल बेसिस पर टैक्सेबल कर रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक्सपेक्टेड रेंट को नोशनल बेसिस पर टैक्सेबल किया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी डीलर्स को तकलीफ से बचाने के लिए तो ये सेक्शन ऐड हुआ है सेक्शन 23 के अंदर, सब सेक्शन 5। नो नोशनल इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। वो प्रॉपर्टी उसकी स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन बेनिफिट मिलेगा उसको 2 साल तक। इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल मानी जाएगी। 2 साल तक उसकी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निल मानी जाएगी। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो? ये प्रॉपर्टी उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो और वो ऑनर है इस प्रॉपर्टी का, बट उसकी ये प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है। दूसरी कंडीशन, उसने ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की हुई होनी चाहिए, एक्चुअली लेट आउट नहीं होनी चाहिए। तो 2 बातें दे रखिए, ये प्रॉपर्टी उसकी स्टॉक इन ट्रेड के रूप में होनी चाहिए, दूसरी ये एक्चुअली लेट आउट नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल होगी,
अब प्रॉपर्टी डीलर को बोल दो कि हाँ ये स्टॉक है आपका, इसकी एनुअल वैल्यू निल, वो क्या बोलेंगे, ठीक है ये एनुअल वैल्यू निल, हम बच गए। अरे बच गए तो ये प्रॉपर्टी कितने टाइम तक होल्ड करके रखोगे? बेचने के लिए लिए ना, तो बेचो। ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी डीलर बोल देगा 10 साल के लिए प्रॉपर्टी रखी हुई उसके पास और बोल देगा मेरा तो स्टॉक है एनुअल वैल्यू निल। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये बेनिफिट निल ले पाने का बेनिफिट हम सिर्फ 2 साल तक ही दें। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन डाली, हाउएवर दिस बेनिफिट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द पीरियड अप टू 2 years। और 2 years की काउंटिंग कहां से होगी? फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपेटेंट अथॉरिटी। प्रॉपर्टी डीलर ने लैंड खरीदी, उस पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन जब होता है तो आपको शायद प्रोसीजरल एस्पेक्ट पता नहीं हो, जेडीए से, जोधपुर में हैं आप, तो जेडीए जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 2 साल तक आप एनुअल वैल्यू निल ले सकते हो, उसके बाद नहीं। मतलब प्रॉपर्टी डीलर को सिर्फ 2 साल तक ही एनुअल वैल्यू निल ले पाएंगे, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। और क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट नोशनल बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझे? तो ये बात आपको यहां दे रखी है। ये कमेंट्री जो मैंने अभी की वो आप पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही यहां लिखा है। तो कहने का मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी भले ही कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदता है, चाहे वो उसकी स्टॉक इन ट्रेड होती है, तब भी मेरे को एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका इंटेंशन है कि उसने जो मकान खरीदा है आगे बेचेगा, लेकिन मार्केट में मंदी चल रही है, रियल एस्टेट में मंदी चल रही है, उसने जितने में खरीदा है वैल्यू कम हो गई है तो वो बेचना नहीं चाह रहा है। इस पीरियड में उसके पास ही प्रॉपर्टी पड़ी है तो वो सोच रहा है किराए पर दे दूं, उसने किराए पर दे दिया, रेंटल इनकम मिली, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? होगी। इसका मतलब क्या हुआ? रेंटल इनकम अगर एक्चुअली मिल रही है और भले ही प्रॉपर्टी उसकी स्टॉक इन ट्रेड है, तब भी रेंटल इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट। मतलब हमने डिफरेंस किया ही नहीं कि कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करता है या ये प्रॉपर्टी उसकी कैपिटल एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंटल इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही करते हैं। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। हाँ, नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर बनी बनाई प्रॉपर्टी है, पहले से ही बनी हुई है, उस केस में भी 2 साल तक बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, नहीं बनी है, कंस्ट्रक्शन वही नहीं है। इनका कहना है मैंने लैंड परचेज कर ली है, कंस्ट्रक्शन कराया ही नहीं, और वो 10 साल तक पड़ी है मेरे पास लैंड, मैंने कंस्ट्रक्शन ही नहीं कराया। ये ठीक किया आपने कि कंस्ट्रक्शन नहीं कराया, कंस्ट्रक्शन कराते तो ये हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाती। अभी ये लैंड है, आपने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया, सिर्फ लैंड है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है, इस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा ही नहीं। आपने 10 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं कराया, ये आपका एज इट इज प्लॉट के रूप में पड़ा है। आप प्रॉपर्टी डीलर हो, ये प्लॉट आपका स्टॉक इन ट्रेड है, आपने इस पर कंस्ट्रक्शन कराया ही नहीं। कंस्ट्रक्शन होता तो ये हाउस प्रॉपर्टी होती। सिर्फ सिंगल प्लॉट को, मैंने कहा था जब तक सुपर स्ट्रक्चर नहीं हो तब तक हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानते। तो भले ही 10 साल तक प्लॉट के रूप में रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया ना, तो
जब कंस्ट्रक्शन खत्म होगा उससे 2 साल तक ज्यादा से ज्यादा और खींच सकते हो, नील ले सकते हो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसके बाद नहीं। यस, उन महीनों का भी देना पड़ेगा क्या? देखिए 2 साल हो गए, 2 साल तक बेनिफिट मिला, अब तीसरे साल में कुछ एक महीना प्रॉपर्टी पड़ी रह गई, उसके बाद बिकी, तो क्या मान लो 3 महीने और प्रॉपर्टी हमारे पास ही थी, तो क्या उन 3 महीनों का डीएलओपी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है प्रॉपर्टी बन चुकी है, बनी नहीं थी तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, बन गई है तो अब बेचो इसको, 2 साल मैक्सिमम पीरियड अपने आपको दे दिया। नहीं बेचोगे तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट नोशनल बेसिस पर हम टैक्सेबल कर लेंगे। समझ आ गई बात?